करें खेत खलिहानों की बात, आप सबका रहे साथ और प्रोग्राम की करें शुरुआत। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का तहे दिल से स्वागत है। रूपा भौजी का जोहार नमस्कार। तो चलिए देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शशि। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। लोहरदगा के किसानों को 50% अनुदान पर कृषि यंत्र देने की है योजना। रांची जिला के किसान तालाब निर्माण के लिए ले सकते हैं 90% अनुदान। अगात मटर के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद आर्किल। अब समाचार विस्तार से। द्वितीय हरित क्रांति योजना के तहत लोहरदगा जिला में धान की उपज और उपज क्षमता बढ़ाने के लिए किसानों को अनुदान पर कृषि यंत्र देने की योजना तैयार की गई है। इसे ध्यान में रखते हुए किसानों को 50% अनुदान पर कृषि यंत्र, मैनुअल स्प्रेयर, पावर नैपसेक स्प्रेयर, सीड ड्रिल, मिनी राइस मिल, रोटावेटर, पैडी थ्रेसर, मल्टीक्रॉप थ्रेसर, पंप सेट, कोनोवीडर, बेटिंग मशीन, नमी मापक यंत्र और पोर्टेबल बैग सिलाई मशीन उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना से लाभ लेने के इच्छुक किसान जिला कृषि कार्यालय लोहरदगा में 15 अक्टूबर 2016 तक अपना आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। झारखंड सरकार की ओर से रांची में सिंचाई की सुविधा बढ़ाने, मानसून पर किसानों की निर्भरता कम करने और बहुफसली खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जल निधि योजना शुरू की जा रही है। इस योजना के तहत परकोलेशन टैंक यानी मध्यम एवं निचले खेत में तालाब का निर्माण किया जाएगा। तालाब की लंबाई 120 फीट, चौड़ाई 100 फीट और गहराई 12 फीट होगी। प्रति इकाई योजना लागत 4,70,000 रुपए है। इसमें 90% अनुदान सरकार देगी। रांची जिला के किसान इस योजना से लाभ लेने के लिए जिला भूमि संरक्षण कार्यालय रांची में 30 सितंबर 2016 तक आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। किसान भाई, आप यदि फ्रेंच बीन की खेती कर रहे हैं तो फल छेदक लाही और लाल बरूथी कीट से सावधान रहें। इस मौसम में लाही कीट लगने का खतरा रहता है। फूल और फल लगने पर फल छेदक कीट और गर्मी में लाल बरूथी कीट लगते हैं। इन कीटों के रोकथाम के लिए कीटनाशी दवाइयों से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। दलहनी में जो कीट लगता है वो फली छेदक ही होता है, तो उसी तरह से फ्रेंच बीन में भी मुख्य रूप से जो फली को प्रभावित करता है उसमें सबसे प्रमुख है फली छेदक। उसके अलावे जो अप्रत्यक्ष रूप से जो नुकसान करता है उसमें लाही भी आता है और लाल बरूथी भी आता है। तो लाल बरूथी का प्रकोप गर्मी के मौसम में होता है और लाही का प्रकोप जाड़े के मौसम में होता है। जब तापमान गिरता है और नम्रता बढ़ती, जो नमी बढ़ती है वायुमंडल में, उस परिस्थिति में लाही का प्रकोप बढ़ता है और जब नमी की कमी हो जाती है या तापमान बहुत बढ़ जाता है तो उस हालत में बरूथी का प्रकोप होता है गर्मी के मौसम में। फ्रेंच बीन में फल छेदक कीट के रोकथाम के लिए नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट 5% या अचूक या नियरिन दवा का 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। लाही कीट के नियंत्रण के लिए मिथाइल डिमोटेन 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। मटर की अगात खेती के लिए किसान अभी से लेकर 15 अक्टूबर तक बुआई का काम पूरा कर लें। झारखंड में अगेती मटर के बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित उन्नत प्रभेद आर्किल लगाएं। अगेती मटर की बुआई में 100 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करें। इसमें कतारों के बीच 30 से 45 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 6 से 10 सेंटीमीटर की दूरी रखें। अच्छी उपज के लिए जिन उन्नत प्रभेदों का चयन करना ज्यादा फायदेमंद होगा उस संबंध में कृषि वैज्ञानिक की सलाह है। किसान भाइयों, जो लोग मटर की आगात खेती करना चाहते हैं, जल्दी फसल लेने के लिए, जल्दी की बाजार को पकड़ने के लिए, अच्छा दाम पाने के लिए, तो उनके लिए जो लगाने का बुआई का उपयुक्त समय है वो है सितंबर के दूसरा पखवाड़ा। और उसके लिए उपयुक्त जो किस्म है, जो उन्नत किस्म है, जो विकसित हुई है अलग अलग जगह पर, उसमें से पहला है आर्किल। एक उन्नत किस्म है जिसका फलियाँ बुआई से करीब 48 से 50 दिन में पहली तुड़ाई योग्य हो जाती है। इसको उपज क्षमता करीब 70 से 75 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के
अपने हाथों से मूंगफली का दाना निकालना काफी श्रम साध्य कार्य है और इसमें काफी समय भी लगता है। राज्य के किसान मूंगफली से दाना निकालने के लिए ग्राउंडनट डिकोटिकेटर नामक कृषि यंत्र की सहायता ले सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 5 क्विंटल प्रतिदिन है। आइए आज जानते हैं टमाटर फसल में रासायनिक दवा के बिना फल छेदक कीट को कैसे नियंत्रित करें। टमाटर फसल में फल छेदक कीट के नियंत्रण का एक उपाय यह भी है कि जब पौधों में फूल निकल आए तो ट्राइकोडर्मा किलोनिस या ट्राइकोडर्मा ब्राजिलियनेसिस की 1 लाख संख्या प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में डालें। ऐसा एक सप्ताह के अंतराल पर 4 से 5 बार करें। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। मौसम। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति लोहरदगा में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 1700 रुपए से 1900 रुपए, चावल मध्यम 2000 रुपए से 2200 रुपए, चावल उत्तम 3000 रुपए से 3200 रुपए, गेहूं 1600 रुपए से 1820 रुपए, दाल अरहर 11,000 रुपए से 12,200 रुपए, सरसों तेल 11,500 रुपए से 12,500 रुपए, चीनी 4,000 रुपए से 4,200 रुपए, आलू 2,000 रुपए से 2,200 रुपए और प्याज 1,500 रुपए से 2,000 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसके अंतर्गत अपनी जानकारी ली मंडी की भाव के बारे में, मौसम के मिजाज के बारे में और तरह तरह की खेती बाड़ी के बारे में। अब वक्त हो चला है एक छोटे से विराम का। अरे कहीं जाइएगा नहीं, हम तुरंत हाजिर होते हैं। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो, उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। विराम के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी किसान भाई बहनों का। किसान भाई बहनों, आपने धान फसल की खेती तो कर ही डाला है। अब वक्त आ चला है कटाई और भंडारण का। तो आज हम इसी विषय पर चलिए आपको जानकारी दिलवा देते हैं कि धान फसल की कटाई और भंडारण हम कैसे करें। सही समय पर जिन किसान भाइयों ने धान की बुवाई की थी, उसकी फसल अक्टूबर महीने की तीसरे चौथे सप्ताह तक कटाई के लिए तैयार हो जाएगी। सही ढंग से कटाई एवं भंडारण के अभाव में पूरे राज्य में लाखों टन अनाज नष्ट हो जाता है। पूरी तरह से तैयार अनाज को काटकर, सुखाकर एवं दमनी कर मिलावट रहित भंडारण से किसान भाइयों को बेहतर मुनाफा मिलता है। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर किसान ने धान को समय पर लगाया है तो वो अक्टूबर द्वितीय सप्ताह तक जो है पकने योग्य हो जाएगा, कटाई के लिए हो जाएगा। ये ध्यान रखे किसान भाई कि कटाई में किसी प्रकार का, मान लो जो भी किसान भाइयों ने लगाई है, कि उसमें मिलावट ना हो। जब
अब फूल आने के बाद लगभग 15 से 20 दिन बाद वो धान जो है पकने लगता है। जैसे मुंह में डालते हैं तो कट की आवाज़ आती है, तो इसका मतलब है कि दाना पक गया है। उस समय खेत में से जो है फसल को काट लेना चाहिए। आमतौर पर किसान धान की कटाई के लिए पारंपरिक हसुआ का उपयोग करते हैं, लेकिन धान की बेहतर कटाई के लिए किसान भाई वैभव हसिया, नवीन हसिया से लेकर सेल्फ प्रोपेल्ड वर्टिकल कन्वेयर रीपर जैसे आधुनिक कृषि यंत्रों का उपयोग कर सकते हैं। इससे समय, श्रम और लागत की बचत होती है। रीपर से जैसे हमारे बड़े बड़े किसान भाई हैं तो रीपर से कटाई करते हैं। रीपर से ये है कि जो मजदूरी है, मजदूरी ज़्यादा नहीं, 2 आदमी या एक आदमी ही रीपर से पूरे जो है खेत की कटाई कर सकता है। रीपर उपयुक्त है। ये 2 प्रकार का है। एक तो रीपर कम बाइंडर भी है, मतलब काटता भी है और बांधता भी है, और दूसरा मैनुअल है, केवल काटता है और काट के वहीं पे छोड़ देता है। उसके बाद इकट्ठा करके जो है 2-4 दिन बाद धूप लग जाए उसके बाद इकट्ठा करके एक जगह पे उसको जहाँ पे मड़ाई करते हैं वहाँ पे उसको ले जाते हैं। कटाई और दमने के बाद सही भंडारण नहीं होने के कारण किसान भाइयों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। आंकड़ों की माने तो हमारे देश में कुल उत्पादन का 10वां भाग गलत भंडारण, चूहों, नमी, पई, घुन इत्यादि कारणों से बर्बाद हो जाता है। राइस मॉथ, लेजर ग्रेन बोरर, राइस बीविल जैसे कीड़ों से बचाने के लिए भंडारण स्थल बोरा एवं कोठर का मिलाथियन नामक दवा से उपचारित करना चाहिए। अगर भंडारण देखिए, पहले तो अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा अनाज है, आप कोल्ड स्टोर में करें। कुछ गांव के जो छोटे छोटे किसान हैं वो कोठलों में या वैसे भंडारण करते हैं, तो कीड़ा से बचने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। जैसे नीम के पत्ते हैं, नीम के पत्ते डाल सकते हैं। बहुत सारे लोग तो दवाई का उपयोग करते हैं। तो एक सबसे अच्छी दवाई जो जैसे मैंने बताया कि मेलाथियान से अगर बोरों में भंडारण कर रहे हैं तो मेलाथियान से बोरों को उपचारित करें, ट्रीट करें, बोरों को भिगो के उसमें सुखाएं। उसके बाद जिस जगह पे भंडारण कर रहे हैं जो हमारा है वहाँ पे उसको जो है मेलाथियान से जो है पूरा ट्रीट कर लें, और उसके बाद जो है फिर उसको बीज को भंडारित करें। ये ध्यान रहे कि बीज में नमी ज़्यादा ना हो, इसलिए कहते हैं ना सुखा के, हल्का सुखा के तब उसको जो है भंडारण करें। कीटों के अतिरिक्त नमी के कारण भंडारित धान को काफी नुकसान होता है। बीजों का भंडारण सामान्यतः 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच किया जाना चाहिए। बीजों को रखने वाले गोदाम अथवा भंडार गृह में पहले जमीन पर से 2-2.5 फीट मोटी, साफ, सूखा एवं नए भूसे की तह लगा दें ताकि नमी बोरों तक न पहुंच पाए। भंडारण से पहले बीजों को अच्छी तरह सुखा कर ही रखें। उनमें नमी का प्रतिशत न तो बहुत अधिक हो और न ही कम, अन्यथा उनके जमाव का प्रतिशत कम हो जाएगा और उसकी उत्पादन क्षमता नष्ट हो जाएगी। बहुत सारे लोग तो जैसे एल्युमिनियम फॉस्फाइड वगैरह भी यूज करते हैं, या फिर आप जो है नीम के पत्ते हैं, बहुत सारे ऐसे पत्ते हैं जिनका उपयोग कर सकते हैं, या कुठलों में भंडारण करते हैं। बड़े बड़े यानी मिट्टी के भी कुठले, गांव में तो मिट्टी के भी बनाते हैं, अब तो कुठले आ गए 10-10, 20-20 कुंटल के जो टीन के कुठले हैं उसमें भी भंडारण कर सकते हैं। तो उसमें नमी का कोई अफेक्ट नहीं रहता है। अगर नमी वाली जगह पे कुठलों में बीज को रखा जाए और उसमें दवा डाली जाए तो मैं समझता हूँ सुरक्षित रहेगा। बीजों को गोदामों में रखने से पूर्व उसकी गुणवत्ता के आधार पर अलग अलग बोरों अथवा प्लास्टिक कोटेड बोरों में अच्छी तरह पैक कर दें तथा उन पर अलग से टैग लगा दें, जिससे अन्य प्रजाति के साथ उनका मिश्रण न हो पाए। पैकेजिंग के लिए जैसे बोरों को अगर उपचारित करना है तो बोरों को तो जब आपने भंडारण के लिए तैयार किया था तो मेलाथियान जो दवा थी उससे उपचारित किया था, तो कीड़ा तो उससे भी नहीं आएगा। और वही जो है बोरों में अच्छी तरीके से भर के उसकी सिलाई करें। ये देख लें कि कहीं दूसरी फसल या सेम फसल की दूसरी किस्मों का बीज ना है। बीज आएगा तो वो मिलावट आगे की फसल में वो मिलावट पैदा करेगा। तो ये ध्यान रहे कि अन्य फसलों, अन्य किस्मों का बीज उसमें ना हो, और अच्छी तरीके से सूखा हुआ बीज को भर के और उसको बोरों की सिलाई करें। और उसमें अगर बीज की बात है, कंजम्पशन के लिए तो आदमी वही करता है। बीज के लिए अगर जैसे बीज के लिए उत्पादित करता है कोई भी फसल को, तो उसके लिए ये है कि उसको सिलाई करें, फिर उसमें पैकिंग करें,
इससे ये बीज बनता है। कंजम्पशन के लिए तो सिंपल है। सही भंडारण नहीं किए जाने पर बीज या अनाज की गुणवत्ता, जमाव क्षमता और पौष्टिकता नष्ट हो जाती है, जिसके कारण मेहनत से उगाई गई फसल की सही कीमत नहीं मिल पाती है और स्वास्थ्य पर भी इसका प्रतिकूल असर पड़ता है। तो किसान भाई बहनों, कैसी लगी जानकारी आपको? अच्छी लगी ना? चले एक छोटा सा विराम ले ले, कहीं जाइएगा नहीं, हम यूं गए और यूं आ गए। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। विराम के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी किसान भाई बहनों का। पशु बिना है प्रकृति वीरान, पशुपालन है कार्य महान। तो किसान भाई बहनों, जैसा कि हम जानते हैं कि आप खेती बाड़ी के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं। उनमें से कई किसान सुकरों का भी पालन करते हैं। तो चलिए आज हम जानकारी लेते हैं सुकरों में होने वाले रोगों के निदान के बारे में। आइए मिलते हैं विशेषज्ञ से। झारखंड जैसे जनजातीय प्रदेश में सुकर पालन से जुड़ाव कोई नई बात नहीं है। बदलते समय और रोजगार के अवसरों की कमी के कारण अब सुकर पालन स्वरोजगार मुनाफे के व्यवसाय के रूप में उभरा है। आमतौर पर व्यावसायिक रूप से सुकर पालन के लिए TND नस्ल, जो टेम वर्थ और देसी नस्ल की संकर प्रजाति है, झारखंड की जलवायु और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर काफी सफल रहा है। इसकी बढ़वार, प्रजनन क्षमता, मांस की गुणवत्ता और रोग प्रतिरोधी क्षमता देसी नस्ल के सुकरों की तुलना से बेहतर है। सुकर पालन आजकल एक बहुत ही लाभकारी व्यवसाय के रूप में उभर कर आ रहा है। तो किसान भाइयों को नस्ल चुनाव करते वक्त ध्यान रखना है कि उनके पास संसाधन क्या है। आजकल हमारे जैसे कृषि विश्वविद्यालय ने पशुपालन जो वेटनरी कॉलेज है, उन्होंने नस्ल तैयार किया है जिसका नाम है TND। यह बहुत ही अच्छा ब्रीड है क्योंकि इसमें बीमारी बहुत कम होती है। एक दो, इस पे मांस उत्पादकता काफ़ी ज़्यादा है। इसका FCR 1:3 है, यानी कि जब ये 3 kg अगर सुकर खाना खाएगा तो 1 kg मांस का उत्पादन करता है। आमतौर पर सुकरों में त्वचा रोग, स्वाइन फीवर, डकहा या खूर एवं मुंह में होने वाली बीमारियां काफी ज्यादा होती है। अठैल, चमोकम जैसी त्वचा संबंधी बीमारियां एवं जीवाणु जनित रोगों के प्रति TND में देसी नस्ल की तुलना में बेहतर प्रतिरोधी क्षमता होती है। जो TND नस्ल है, इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता देसी के अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा होता है। इस पे जो एक्टोपैरासाइट है, जैसे अठैल, चमोकम, जो स्किन का जो बीमारी है वो बहुत ही कम होता है। देसी में यह ज़्यादा होता है। तो देसी को हम लोग स्किन ट्रीटमेंट का मैनेजमेंट काफ़ी करना पड़ता है, जो कि TND में नहीं है। और अन्य बीमारियां जो जैसे कि स्वाइन फीवर हो गया, FMD है, HS है, तो ये भी अपेक्षाकृत देसी में ज़्यादा होता है और TND में कम होता है। सुकरों में स्वाइन फीवर का संक्रमण काफी खतरनाक होता है। इससे प्रभावित सुकरों के शरीर का तापमान सामान्य से अधिक होता है, शरीर का रंग बदलता है और जानवर गोल गोल घूमता है या अंधेरे में जाकर बैठा रहता है। इससे बचाव के लिए सही समय पर लेपिनाइज्ड स्वाइन फीवर का टीका अवश्य अपने सुकरों को लगवाना चाहिए। जो स्वाइन फीवर है, सुकरों में बहुत तेजी से फैलता है। 24 घंटे के अंदर जब अगर ये सब एक्यूट केस है तो पता नहीं चलता है किसानों को और सुकरों की मौत हो जाती है। और इसी का एक है जो हम बोलते हैं एक्यूट केस, सब एक्यूट केस। तो इसमें टेम्परेचर, जो तापमान की वृद्धि होती है शरीर की, काफ़ी हो जाती है। और देखेंगे कि प्रमुख लक्षणों में जो शरीर जो है उसका स्नाउट एरिया है, उसमें पिंकिश या पर्पल कलर का स्किन कलरेशन होने लगता है। नर्वस फॉर्म में देखते हैं कि जो जानवर है वो सर्किलिंग मूवमेंट करता है, गोल गोल घूमता है और अंधेरे में चले जाता है। तो इससे पता चलता है कि यह स्वाइन फीवर का लक्षण है।
तो इसका बचाव के लिए हमें टीकाकरण करना अति आवश्यक होता है, क्योंकि इसके लिए इलाज कोई सटीक दवा नहीं है, तो टीकाकरण ही इसका बचाव है। चूँकि TND नस्ल के सूकरों की प्रजनन क्षमता अधिक होती है, एक बार में एक मादा सूकर 10 से 12 छौनों को जन्म देती है। फलतः छौनों को दूध उचित मात्रा में नहीं मिल पाता है। इसके अतिरिक्त दूध में जिंक और लौह तत्व की मात्रा भी कम होती है। इससे बचाव एवं छौनों को स्वस्थ रखने के लिए अतिरिक्त एवं संतुलित आहार अवश्य दें। सूकर के छौने हैं, ये परनीशियस अनीमिया यानी खून की कमी इनको सर्वाधिक होती है। खून की कमी इसलिए होती है कि एक सूकरी जो होती है 10 बच्चे तक देती है और इसका दूध का जो उत्पादन है वो 3 सप्ताह तक ही रहता है। तो बच्चे ज़्यादा हैं, दूध उत्पादन कम है और दूध में आयरन की कमी है और जिंक की कमी होती है। तो आयरन और जिंक की कमी के होने के कारण सूकर के बच्चों पे अनीमिया होने का खतरा बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। तो अनीमिया के कारण जो है सूकरों की मौत ज़्यादा होती है। अन्य दुधारू मवेशियों की तरह ही सूकरों में FMD या खुरहा चपका की बीमारी होती है। इस रोग से प्रभावित सूकर भोजन नहीं खा पाते हैं एवं चलने में अक्षम होते हैं। इससे बचाव के लिए खुर एवं मुंह की सफाई के लिए उपलब्ध दवाई का उपयोग करें एवं चिकित्सक के परामर्श से ही दवाइयाँ दें। ये मुंह का रोग और खुरा का रोग, खुरा चपका है, हम इसे FMD कहते हैं, फूट एंड माउथ डिजीज। ये दुधारू जानवरों में भी होता है और सूकरों में भी होता है। तो जो बीमारी का मुख्य वायरस है, जो विषाणु है, वो FMD वायरस ही है। तो ये जब वायरस होता है तो ये लीजन बनाता है माउथ पे, मुंह पे, जिसमें कि फोड़े होते हैं और खुर में फोड़ा होता है। तो ये फोड़े निकलेंगे तो दर्द होता है, फूटता है, तो ये जानवर खाना नहीं खा पाता है, पैर में होने के कारण चल नहीं पाता है। तो ये टीकाकरण इसका एक सटीक उपाय है। अगर फिर भी FMD हो गया तो क्या करना है कि मुंह के लिए हम पोटेशियम परमैंगनेट से मुंह को धोएंगे और पोविडीन आयोडीन सॉल्यूशन से हम पाँव के घाव को साफ करेंगे। ऐसा साफ करना है कि उसमें मक्खी ना लगे और जो सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसको प्रिवेंट करने के लिए हम कोई भी एंटीबायोटिक चलाएंगे जो कि बाजार में उपलब्ध है, या निकट के पशु चिकित्सक से संपर्क करके इस बीमारी का निदान कराएं। सूकरों को बीमारियों से बचाने के लिए आवास एवं आहार का समुचित प्रबंधन बेहद जरूरी है। आवास की ऐसी व्यवस्था करें जो हवादार हो और साथ ही ठंड व बरसात से उनकी रक्षा करे। आवास की नियमित साफ सफाई करें। सड़ा या फफूंदी युक्त भोजन सूकरों को न दें। देखिए, सूकर पालनों के लिए आवास की व्यवस्था बहुत ही ऊंचा स्थान रखता है। आवास पे हम किसान भाइयों को बताना चाहेंगे कि जब भी सूकरों के लिए बाड़ा बनाएं तो 40% अंदर का जो बाड़े का भाग है वो उसमें सेट होना चाहिए और 60% भाग है वो खुला होना चाहिए। खुला भाग उनके घूमने टहलने के लिए होता है, बाहर में धूप लेने के लिए होता है, और जो अंदर का शेड वाला भाग है वो सूकर इस्तेमाल करते हैं जब मौसम खराब है, अति ठंडा पड़ जाए, बारिश हो जाए, उससे बचने के लिए सूकर अंदर चले जाते हैं। और सूकरों का साफ सफाई रहने के लिए अति आवश्यक है। सूकरों को बीमारियों के संक्रमण से बचाने के लिए साफ सफाई और संतुलित आहार देने के साथ साथ आवश्यकता अनुसार टीकाकरण अवश्य करवाएं। तो किसान भाई बहनों, खुश है ना जानकारी से? जानकारी तो हमारे पास और भी ढेर सारा है, लेकिन वक्त की कमी है। अगली जानकारी अगले अंक में हम जरूर लेकर के आएंगे, लेकिन तब तक फटाफट कागज और कलम उठा लीजिए, क्योंकि आपको हमारा पता नोट करना है। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या 834001। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।